This is the model problem. You must note down. As we are not using PowerPoint, we are experimenting and trying to have more human touch. So you can note down the problem. Though the problem will be with me and I shall be discussing it and reading it, finding it. But I think the problem must be with you as well. I think you must have noted down the model problem number 1. Now we shall solve it. In order to apply the formula of finding partial correlation, we have learned. So let us solve the problem. The problem states, what the problem states, from a certain number of schools in Delhi, a sample of 500 students, n is equal to 500. In class 9 and 10 was taken. मतलब 500 स्टूडेंट्स 9th और 10th के लिए गए कुछ दिल्ली के स्कूल से. These students were evaluated in terms of their academic achievement. और उनका academic achievement, हम ऐसे लिख रहे हैं, उसके लिए टेस्ट किया गया. मतलब उनका टेस्ट की मदद से इवेल्युएट किया गया कि उनका एकेडमिक अचीवमेंट में उनको मार्क्स क्या है. दूसरा, पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज. मतलब यहां हमारा दूसरा वेरिएबल है पार्टिसिपेशन इन को-करिकुलर एक्टिविटीज. इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं. देयर IQs, IQ मतलब इंटेलिजेंस, तुम जानते ही हो. वेयर ऑल्सो टेस्टेड, मतलब IQ भी एक वेरिएबल हुआ, तो कितने वेरिएबल हो गए? 1, 2 and 3. देयर आर 3 वेरिएबल्स. ऑफ कोर्स देयर विल बी द वैल्यू ऑफ 3 कोरिलेशन कोफिशिएंट, and with the help of that we can solve a problem related to partial correlation. So what is the correlation among these 3 variables was obtained and recorded as follows. मतलब R12 का वैल्यू सवाल में आप देख सकते हैं 0.80, R23 मतलब दूसरे और तीसरे के बीच का कोरिलेशन जो है वो 0.70 और R13 के बीच का कोरिलेशन 0.60. मतलब पहले और दूसरे वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन, दूसरे और तीसरे वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन, और पहले और तीसरे वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन. और यदि हम नाम दे दें तो देख सकते हैं, मतलब एकेडमिक अचीवमेंट का पार्टिसिपेशन इन को-करिकुलर एक्टिविटीज और IQ. मतलब और ये दूसरा किसका हो गया? दूसरा और तीसरा मतलब पार्टिसिपेशन इन करिकुलर एक्टिविटीज एंड IQ, और तीसरा हो गया एकेडमिक अचीवमेंट एंड IQ. ये 3 कोरिलेशन कोफिशिएंट निकला. ये तुम्हारा सवाल कर रहा है. अब हमको करना क्या है? टू फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट कोरिलेशन बिटवीन मेन फर्स्ट 2. मतलब हमको IQ के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हुए को-करिकुलर एक्टिविटीज एंड एकेडमिक अचीवमेंट के बीच का डायरेक्ट रिलेशनशिप देखना है. मतलब IQ के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हुए, पार्शियल आउट करते हुए, हमको पहले 2 वेरिएबल जो हमारा एकेडमिक अचीवमेंट है और पार्टिसिपेशन इन को-करिकुलर एक्टिविटीज है के बीच का रिलेशनशिप देखना है. ये कह रहा है फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट कोरिलेशन. हमने पढ़ ही दिया. टू फाइंड आउट द
independent correlation between main first two variables, that is academic achievement and participation in co-curricular activities. Though in the problem the partial word is not given, it has not been given that you have to partial out the effect of IQ, but it is understood. the independent निकालेंगे तो थर्ड को पार्शियल आउट करेंगे. अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमको R12 हमको लिखने भी आता है. क्या करेंगे, R12 माइनस R13 R23 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस R13 स्क्वायर और 1 माइनस R23 स्क्वायर. तो समझाने का काम इतना ही था, बाकी सब कैलकुलेशन है. वैल्यू इज गिवन. जैसे देखिए R12 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 80, तो यहां तो डालना ही नहीं है क्योंकि ये वैल्यू निकालना ही है. यहाँ वैल्यू 0.80 डाले, यहाँ 13 है, 13 कितना है 0.60, R23 कितना है यहाँ, फिर यहाँ 1 माइनस उसका स्क्वायर हो जाएगा. तो एक लाइन हम लिखेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो 0.80 इंटू 0.60 इंटू, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, 0.70. यहाँ हमने थोड़ी सी थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा. यहाँ आपको फॉर्मूला में माइनस है, इंटू में, तो माइनस लिखना पड़ेगा. उसी तरह से यदि हम ऐसे ले लें तो रूट अंडर 1 माइनस 0.6013 है, 0.60 का स्क्वायर, और 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 0.36 हो जाएगा. हम करते चले इसलिए कि हम कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, बोर्ड पे हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है, एंड दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ द लेक्चर. सो दिस, और ये 7 into 7 49.49 हो जाएगा. सो सिंपल, 1 माइनस 49 यू कैन से. और जब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 0.42, और एक जीरो में से 0.42 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.38 डिवाइडेड बाय रूट अंडर, इसको 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.64 इंटू 0.5. इसको कांस्टेंट रखेंगे 0.38 को. इस वैल्यू को यदि हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू निकल के आपको आ जाएगा 0.33, रूट के भीतर 0.33, और फिर ये आ जाएगा 0.38 डिवाइडेड बाय 0.57. मतलब इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.57 होगा. और इसको फाइनली जब 0.38 को 0.57 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा पार्शियल कोरिलेशन का. मतलब देखिए चेंज कितना आ रहा है, चेंज 1-2 का रिलेशनशिप 0.80 था, लेकिन जब इंडिपेंडेंट रिलेशन निकाला गया यहां पार्शियल आउट करते हुए दूसरे का, तो वैल्यू में देखिए चेंज है. यहां 1-2 के बीच का रिलेशनशिप कितना है, लेकिन 1-2 का इंडिपेंडेंट रिलेशन जब तीसरे को पार्शियल आउट किया गया तो ये कितना आ गया, घट गया. 0.80 की जगह पर 0.67 आ गया. मतलब उतना इफेक्ट कह सकते हैं हम कि आईक्यू का था इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में. खैर एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. दूसरा कि एक तरीका और है, एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल आप करेंगे. कई बार ऐसा होता है कि ये जो हमारा वैल्यू आया कोरिलेशन कोफिशिएंट का, उस कोरिलेशन कोफिशिएंट के वैल्यू को टी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करके भी हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं. मैं उस फॉर्मूला को लिख देता हूं कि वो फॉर्मूला क्या है, और थोड़ा हम लोग उसको सोल्व भी कर लेंगे. सो टी इज इक्वल टू, इसको थोड़ा साफ कर दीजिए, बोर्ड को थोड़ा साफ कर देंगे तो दिखेगा ठीक से.
देखिए जैसे हम अब क्या कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। हमारा इंडिपेंडेंट वैल्यू बाय पार्शियलिंग द थर्ड वेरिएबल दैट इज IQ, द इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2, जो दो वेरिएबल है एकेडमिक अचीवमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, तो वो आ गया 0.67 और पहला जो हमारा वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ था 0.80 उससे थोड़ा कम आया 0.67 इंडिपेंडेंट वैल्यू। ये तो हमने कर लिया, हमारा प्रॉब्लम यही खत्म। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं इसी के साथ कि ये जो वैल्यू आया इसको हम लोग टी स्कोर में, टी वैल्यू में कन्वर्ट करके भी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसको कन्वर्ट करें, तो उसका फॉर्मूला हम आपको लिख दे रहे हैं। वो फॉर्मूला हमारा होगा T इज इक्वल टू R12.3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस R12.3 जो वैल्यू हमने निकाला स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-3, और इसका वैल्यू यदि हम डालेंगे तो ये 0.67, फिर रूट के भीतर ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.67 को स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.4489 डिवाइडेड बाई 500 n है, हमने यहाँ देखा था, उसमें से 3 घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 497। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 497 ही होगा इसका, तो n-3 इसीलिए हम उसको लिख रहे हैं n-3 यहाँ है, क्योंकि n-3 इसलिए कि 3 मीन हम लोग निकालते हैं। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ऑलरेडी एक लेक्चर है, क्योंकि 3 को रिलेशन निकालने में 3 मीन निकालना पड़ेगा, तो 3 आपका इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा आउट ऑफ 500, इसलिए 3 माइनस करते हैं 497, और फिर इसको जब सोल्व करेंगे तो 0.67 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू यदि आप पूरा निकालेंगे तो अंत में आपको आएगा 0.74 डिवाइडेड बाई 497, और फिर ये 0.67, ये इससे जब इसको डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू आपका घट के आ जाएगा 0.0015, और फाइनल वैल्यू आपका जो आएगा 446.67। ये तो हमको लगता है कि इतना बड़ा वैल्यू है और 500 आपका है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही, क्योंकि टी वैल्यू में कोई भी यदि 95% पे 0.05 लेवल पे कोई भी वैल्यू जो 1.96 है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है 500 यदि n है तो, और 2.58 पे तो ये तो कहीं ज़्यादा है, तो ये वैल्यू सिग्निफिकेंट लगता है। हालांकि हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने अभी 2 काम किया। एक तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन का एक प्रॉब्लम बनाया, इसकी मदद से हम आगे हाइपोथेसिस भी टेस्ट करेंगे, और दूसरा कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू आया उसकी मदद से हम एक टी वैल्यू निकाल के भी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडल प्रॉब्लम नंबर 1। थैंक यू।